हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड है। बेसिकली जेएमआई का एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है 6 मई को और आज हम लोग उसी के क्वेश्चन पेपर के आंसर की पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो बहुत टफ बना था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बिल्कुल डायरेक्ट थे, तो उनके आंसर्स होपफुली आपने किए होंगे। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमने ऑलरेडी अपने सैम्पल पेपर में डिस्कस किए हुए हैं, प्रैक्टिस पेपर में डिस्कस किए हुए हैं, या सेम कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हमने अपने टेस्ट सीरीज में क्लासेस में किए हुए हैं। तो मोर देन 50 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो आपने अटेम्प्ट किए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। बाकी 30-40 क्वेश्चंस नो डाउट ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा टफ थे, बट टफ अगर है तो वो एक स्टूडेंट के लिए नहीं होगा, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए ही टफ रहा होगा। ये पेपर एंड होने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम आपको कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी ज़रूर बताएंगे। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग। देखो पहला दिया हुआ है बग। बग का मतलब होता है एरर इन कंप्यूटर सिस्टम। देन हमारे पास है डेटा डिगिंग, इसका मतलब है फोर्जिंग इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैसेज प्रोटोकॉल। देन इंटरनेट कंट्रोल, ये हो गया एरर रिपोर्टिंग से रिलेटेड, और HTML है वेब पेज क्रिएटिंग टूल से रिलेटेड। तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर दैट यू कैन डाउनलोड फॉर फ्री बट हैव टू पे टू कंटिन्यू इट्स यूज आफ्टर अ ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड के बाद जनरली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो 7 दिन के लिए फ्री होते हैं और उसके बाद आपको उसके लिए पेमेंट करना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं शेयरवेयर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, व्हाई वुड BCC be used in an email? इसको हम यूज करते हैं so that it allows the sender of a message to conceal the recipient entered in the BCC field from the other recipients. Correct answer होगा C. Next, which of the following number system has base 16? इसका करेक्ट आंसर है बी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड थे तो इसमें डिस्कस करने जैसे कुछ नहीं थे, इसलिए हमने इसका आंसर आपको बता दिया है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अब मैथ से रिलेटेड हैं। अ मोटरिस्ट ट्रैवल्स टू प्लेस 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कराया हुआ है। देखो अगर हम लोग एवरेज स्पीड की बात करें बेटा, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है। नो डाउट एक बार आप जा रहे हो 150 किलोमीटर, देन रिटर्न करोगे तो बट ऑफ इस 150 किलोमीटर ही ना रिटर्न करोगे, तो 150 प्लस 150, ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, देखो ये चीज़ लिख रहा है कि जाते वक्त 150 किलोमीटर कवर करने में कितना लग रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में हम कितना कवर कर रहे हैं 50 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, टोटल टाइम की बात किया है ना, तो 150 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, और हम कह सकते हैं 300 डिवाइडेड बाय 8, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 1 घंटे में हमारी कवरेज कितनी हो रही है, 37.5 किलोमीटर की। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, if man invested 20,000 in some shares in the ratio 2:3:5, which pay dividends of 10%, 30% and 20% respectively on the investments in that year, find the total dividend income of that man. तो सिंपल है, कह रहा है कि आपने 20,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ये इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में किया है, 2:3:5। अब 20,000 को अगर हम 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब 2/10, 3/10, 5/10, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, ये कितना हो जाएगा 4,000। ऐसे हम 3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000, और 5 के रेशियो में करेंगे तो 10,000। क्लियर। अब क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ये जो 4,000 है ये आपको डिविडेंड दे रहा है एट द रेट 10%, 6,000 से डिविडेंड मिल रहा है एट द रेट 30%, और 10,000 से डिविडेंड मिल रहा है एट द रेट 20%। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 400, यहाँ इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 1800, एंड 10,000 का 20% इज 2,000। बस हमें क्वेश्चन में टोटल डिविडेंड ही तो पूछा था, तो 2,000 प्लस 1800 प्लस 400 जब तीनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
4200, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत सिंपल था और सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी SICI की क्लास में कराया हुआ है। लिखा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर 4 years एट 10% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा, ऑन ₹1000 फॉर 2 years एट द रेट 20% पर एनम। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दी हुई है, बट क्या हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सारी फिगर्स दी हुई हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल, जो कि दिया हुआ है 1000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड टाइम इज 2 माइनस प्रिंसिपल। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं 1000 और ये हो जाएगा 5, हम एलसीएम लेंगे 5, तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5, हम पूरा डिटेल में सॉल्व करके बता दे रहे तुम लोग को, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होती है। ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5 माइनस 1000। अब जब इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आएगी 1440 माइनस 1000 एंड फाइनल मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की फिगर आ रही है 440। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब क्या हम SI निकाल सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इज हाफ ऑफ CI, तो हाफ ऑफ 440, और हम कह सकते हैं कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 220। अब हम बहुत ही इजीली प्रिंसिपल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी 220 दिया हुआ है, प्रिंसिपल की फिगर नहीं दी हुई है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 10% एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन 4 years। बस आप इससे P का कैलकुलेशन कर लेना। आपकी P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 550, तो करेक्ट आंसर होगा D। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड एट Paris. Which among the following organization releases Index of Economic Freedom? Heritage Foundation। ये सब क्वेश्चंस लर्न करने वाले थे। बेसिकली जामिया ने लास्ट ईयर सिर्फ कॉमर्स बेस्ड क्वेश्चन ही इंक्लूड किए थे 100 क्वेश्चंस, बट करेंट ईयर में कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे एंड जनरल अवेयरनेस से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क। ये भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया हुआ था कि सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें नेपाल, मालदीव्स एंड अफगानिस्तान तो पार्ट है, बट चाइना सार्क का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इन अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन। देखो इसका ना टाइम पीरियड है कि आपको जो अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी अकाउंट, मतलब जो ये जिस स्टेटमेंट मेंटेन करना होता है, 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच इट रिलेट्स। जिस फाइनेंशियल ईयर से वो रिलेट हो रहा है वहां से 6 महीना बीतने के अंदर अंदर आपको ये चीज प्रिपेयर करनी होती है। क्लियर? एंड हमारे पास ये ऑप्शन बी में दिया है, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट, which of the following statement is true about the books of accounts for a limited liability partnership? ऑप्शन देख लेते हैं। The books of accounts for a LLP must be preserved for 4 years। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जनरली आपने देखा है कि 8 साल के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा C, the books of accounts for LLP must be preserved for 8 years। नेक्स्ट, डिडक्शन अंडर 80E इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, ये किसको अलाउड होता है? ओनली टू एन इंडिविजुअल। दैट इज करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट, डैश इज द डिवाइस विच सैटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ बट नॉट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द लॉ। ऑप्शन देखते हैं, इवेजन, प्लानिंग, अवॉइडेंस, मेंटेनेंस। करेक्ट आंसर होगा C, टैक्स अवॉइडेंस। क्योंकि टैक्स अवॉइडेंस देखो तो लॉ को वो ओवररूल नहीं करता है, बट कहीं ना कहीं लॉ की इंटेंशन होती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें, और टैक्स अवॉइडेंस में आप कुछ ना कुछ ऑप्शन चूज करके अपने टैक्स को बचाने की कोशिश करते हो। क्लियर? तो ये लीगल तरीका है, करेक्ट आंसर होगा C। नेक्स्ट, सेक्शन 80JJAA डील्स विद, ये बेसिकली किससे डील करता है? ये अलाउ करता है एलिजिबल इंटरप्राइजेस को कि वो डिडक्शन क्लेम कर सके अपने एडिशनल स्टाफ के कॉस्ट के लिए। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, सर्टेन इनकम, प्रोड्यूस्ड कंपनीज, प्रॉफिट एंड गेन, बट ऑब्वियस करेक्ट आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट,
Which of the following taxes is also known as turnpike taxes? Turnpike taxes को हम लोग टोल टैक्स या टोल रोड भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी. Which of the following is not exempt for a government employee? कम्यूटेड पेंशन है, ग्रेचुइटी है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी है, बट हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली क्या है, एचआरए के लिए एक पर्टिकुलर डिडक्शन इन्होंने दिया हुआ है जो 3 लिमिट आपको चेक करनी होती है, तो वो सारे एम्प्लॉयज के लिए सेम ही है, तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, checking the perception, behavior and attitude of the employee towards daily organizational work is known as organization justice. ये definition दी थी. Next, a person or a group that serves as a point of comparison for an individual in the formation of values, attitudes or behavior. इसको हम कहते हैं reference group. That is correct answer होगा D. नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिया हुआ और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है. कह रहा है एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन ओनली 2 ग्रुप्स. नो, अगर हम एफ टेस्ट की बात करें जिसको हम लोग अनोवा टेस्ट भी बोलते हैं, इसमें ना बेसिकली जो डिफरेंसेस है वो 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स की आप चेक कर सकते हो, तो नो डाउट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सेकेंड है कि टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन आइडेंटिकल अजम्पशंस. कह रहा है कि टी टेस्ट और एफ टेस्ट दोनों एक ही अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं. नहीं, अगर हम एफ टेस्ट की बात करें तो यहाँ हम जो कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स का देख सकते हैं, बट टी टेस्ट में ऐसा नहीं होता. टी टेस्ट में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो, तो नो डाउट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग में भी अगेन यहाँ पे डेफिनेशन पूछा है, और फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग जहाँ पे बेसिकली आप फ्रॉड करने की बात करो, तो फ्रॉड के केस में कभी भी सिविल ऑफेंस की बात नहीं होती है, हमेशा क्रिमिनल ऑफेंस की बात होती है. और ये ऑप्शन ए में दिया है, अ क्रिमिनल ऑफेंस कमिटेड ओनली बाय डायरेक्टर्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, तो करेक्ट आंसर होगा ए. कॉम्पिटिटिव एडवोकेसी रिफर्स टू, इसका मतलब है प्रमोटिंग अ कॉम्पिटिशन कल्चर, कि आप एक ऐसा कल्चर प्रमोट कर रहे हो जहाँ पे 2 पार्टीज के बीच में, मोर देन 2 ग्रुप्स के बीच में कंपटीशन होगा. नेक्स्ट, इन प्रोमिसरी नोट एंड अ बिल ऑफ एक्सचेंज हाउ मेनी पार्टीज इन्वॉल्व. सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कराया हुआ है कि अगर हम लोग प्रोमिसरी नोट की बात करें तो उसमें 2 पार्टीज होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती है. जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताना कि कौन कौन सी पार्टीज होती हैं. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है. इट इज एन एग्जॉस्टिव कोड कंटेनिंग द एंटायर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नो, अगर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो ये कभी भी एग्जॉस्टिव कोड की बात नहीं करता है. एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि फिर आप उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते, बट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बाद में भी अगर कुछ चाहो तो एडिशन कर सकते हो. इट इज एन एक्ट टू अमेंड सर्टेन पार्ट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो करेक्ट है. It is an act defines certain part of the law relating to contract and contain only the general principles of the contract. It is not an exhaustive code, yes, containing the entire law of contract being an act to define and amend certain part of the laws relating to contract. Yes, ये exhaustive code नहीं है, आप इसमें बाद में भी कुछ चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, एंड जो भी लॉज है ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, बट आप चाहो तो उसको टाइमली अमेंड भी कर सकते हो. तो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? डी. नेक्स्ट, in which of the following case the consideration or object of an agreement is not considered unlawful. अनलॉफुल कब होता है? जब उसको लॉ में रोका गया, फोरबिडन बाय लॉ की बात करें ना, वेयर इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोमिसी, वेयर इट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ लॉ. देखो, अगर लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है तो नो डाउट वो लॉफुल नहीं होगा, अनलॉफुल होगा. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इंजीरियस टू अनदर पर्सन, तो इन तीनों ही केसेस में अनलॉफुल माना जाएगा, बट पहले केस में ये अनलॉफुल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन. कासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सबको पता ही होगा कि बेसिकली एक एग्जांपल दे देते हैं कि मान लो जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट से एक प्रोडक्ट ए ने मंगवाया और ए ने उसका पेमेंट कर दिया फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट बेसिकली उसकी डिलीवरी किसको देगा? ए को. बट गलती से फ्लिपकार्ट ने उसकी डिलीवरी बी को दे दी जो कि उसका नेबर है. अब बी की क्या ड्यूटी बनती थी कि वो प्रोडक्ट वापस कर दे और कह दे कि भाई हमने तो ऑर्डर किया नहीं था, तो ये प्रोडक्ट मेरा नहीं है, आप प्लीज़ जिसने भी इसको ऑर्डर किया था उसको प्लेस कर दो. बट बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और यूज़ भी कर लिया. अब ए ने जब फ्लिपकार्ट में कॉल किया तो पता चला कि फ्लिपकार्ट ने तो उसकी डिलीवरी कहीं और दे दी है, तो फ्लिपकार्ट से अब एक कुरियर बॉय जाएगा बी के पास और अपना प्रोडक्ट वापस मांगेगा. तो बी क्या बोलेगा? हमने तो उसको यूज़ कर लिया. अब यहाँ पे इन फ्लिपकार्ट के बीच में और बी के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है. बट लॉ कहेगा कि क्योंकि आप किसी का भी प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते या किसी और के पैसे पे किसी और का पैसा यूज़ नहीं कर सकते, बेसिकली पेमेंट ए ने की है तो उसका बेनिफिट भी ए को ही मिलना चाहिए था.
तो यहाँ एक कासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड बी। अब बी लायबल होगा पेमेंट के लिए। क्लियर? तो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, बट ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया है? एज पर लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है बिटवीन फ्लिपकार्ट एंड बी। तो कासी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्यों बनता है? प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। किसी और के पैसे पर पैश ना कर सको, इसी को रोकने के लिए कासी कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, in an appeal by the drawer against conviction under section 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of or compensation awarded by the trial court. जो ओवरऑल फाइन है वो है 20%। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल ना हो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज हैविंग अ शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। यस। अ कंपनी कैन बी क्रिएटेड विदाउट इनकॉर्पोरेशन। नो। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लीगल एंटिटी मानी जाती है और जब तक उसका इनकॉर्पोरेशन ना हो, रजिस्ट्रेशन ना हो, वो क्रिएट नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर होगा सी कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, dash means a prospectus contains summary of original prospectus so as to save cost and time. बेसिकली हम लोग उसमें सारी डिटेल्स मेंशन नहीं करते हैं, सिर्फ समरी मेंशन करते हैं और ऐसे प्रोस्पेक्टस को हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट, how much is security deposit an unlisted public company is required to maintain at all times with the respective depository when it dematerializes its securities? ये क्वेश्चन भी बेसिकली लर्न करने वाला है, तो साथ ही साथ लर्न कर लेना। इक्वल टू नॉट लेस देन 2 years फीस पेबल टू द डिपॉजिटरी। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व सेटिंग अ लो प्राइस इनिशियली? मतलब स्टार्टिंग में आप अपनी प्राइस लो रखते हो प्रोडक्ट की और फिर बाद में जब आपको मार्केट आप कवर कर लेते हो, मार्केट शेयर कवर कर लेते हो, तो आप उसकी प्राइस बढ़ा देते हो। इस प्राइसिंग को हम कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और ये भी हमने अपने चैनल पे बहुत बार क्वेश्चन ये वाला डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, which of the following types of segmentation is based on lifestyle, hobbies, personal values and attitudes? इसका करेक्ट आंसर होगा साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट, which one of the following types of retailers is D-Mart? अब D-Mart की बात करें तो ये बेसिकली सुपर मार्केट है। इसमें देखो कई सारे मेंशन किए स्टोर। पहला है डिस्काउंट स्टोर। डिस्काउंट स्टोर मतलब बेसिकली एक रिटेल एस्टैब्लिशमेंट होता है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट, मतलब जो मार्केट में रेट चल रहा है उससे कम प्राइस पे जब आपको प्रोडक्ट दिया जाता है तो वो डिस्काउंट स्टोर हो गया। सुपरमार्केट तो सबको पता ही है कि सुपरमार्केट में क्या है कि बहुत सारे आइटम्स एक साथ होते हैं। वहाँ पे फूड्स के भी आइटम मिलेंगे, ड्रिंक्स के भी मिलेंगे, हाउस होल्ड आइटम्स भी मिलेंगे। ठीक। देन कन्वीनियंस स्टोर की बात करें तो कन्वीनियंस स्टोर क्या है? बहुत छोटा छोटा जो रिटेल एस्टैब्लिशमेंट हम लोग के गली नुक्कड़ में होता है ना, कॉलोनीज में होता है, जहाँ पे बेसिकली ग्रोसरीज का सामान मिलता है, न्यूज़पेपर मिलता है, तो वो कन्वीनियंस स्टोर हो गया। एंड लास्ट इज कैटलॉग स्टोर। और कैटलॉग स्टोर बेसिकली क्या होता है? ये भी एक रिटेल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ही है और इसमें क्या है कि इनका एक फिक्स कैटलॉग होता है, उसी से आपको प्रोडक्ट चूज करना होता है। क्लियर? तो पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों रिटेल स्टोरी है और सुपरमार्केट बेसिकली रिटेल नहीं बोला जाएगा क्योंकि वहां पे ना आपको सब तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्लियर? तो वो सेल्फ सर्विस स्टोर माना जाता है। नेक्स्ट, अगेन हमारे पास डेफिनेशन दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इज अबाउट मेकिंग श्योर द ब्रांड एंड इट्स मार्केटिंग आर रेलेवेंट टू एज मेनी कस्टमर्स एज पॉसिबल? करेक्ट आंसर होगा सी, पर्सनलाइजेशन मार्केटिंग। नेक्स्ट, the willingness to reject unfamiliar as well as negative information is called strategic myopia. बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक मायोपिया की बात करें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे बिजनेस जिसमें ना बिजनेस मैनेजमेंट के पास सिर्फ एक रफ आइडिया होता है कि हमारा कैसा फ्यूचर होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमेशा आपको ये मान करके चलना पड़ता है ना कि जो चीज़ आज चल रही है, जो सिचुएशन आज है वो हमेशा तो नहीं होगी। तो फ्यूचर में लॉन्ग रन में आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक समझ लो उसका रफ आइडिया जब आपके पास होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मायोपिया। नेक्स्ट, गिवन गुड्स आर दोज गुड्स। सबको पता है कि गिवन गुड्स एक्सेप्शंस होता है लॉ ऑफ डिमांड का। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए, फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी कराया हुआ है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है कि MU और TU का क्या रिलेशन है।
mu पॉजिटिव रहता है जब तक tu इंक्रीज होता है, mu जीरो हो जाएगा जब tu अपने मैक्सिमम या कांस्टेंट पे होगा, और mu नेगेटिव हो जाएगा जब tu स्टार्ट फॉल्स करेगा। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, रिटर्न टू स्केल एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स आर। अब देखो दो रिटर्न मतलब दो बेसिकली लॉ हमने पढ़ा था। एक तो था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसको हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोलते हैं, और ये बेसिकली शॉर्ट रन पे बेस्ड था। शॉर्ट रन मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होंगे और कुछ फिक्स्ड होंगे। बट अगर हम लोग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल की बात करें, है ना, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 38 में तो यही लिखा हुआ है ना, रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को ही हम लोग चेंजेस इन स्केल बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। एंड अगर इस कॉन्सेप्ट की या इस लॉ की बात करें तो ये एप्लीकेबल होता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन मतलब क्या होता है, जहाँ सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कोई भी फैक्टर आपका फिक्स्ड नहीं होगा। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन एनालिसिस, मार्केट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग पीरियड एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि दोनों ही सेम चीज़ है, चाहे रिटर्न ऑफ स्केल बोल लो चाहे लॉ ऑफ रिटर्न बोल लो, ये रिटर्न टू स्केल की ही बात कर रहा है और ये लॉ लॉन्ग रन से ही रिलेटेड होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, find the marginal revenue of firm that sells a product at a price of ₹10 and the price elasticity of demand for the product is -2। अगेन ये कॉन्सेप्ट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अपनी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो जो MR का रिलेशन है AR और ED के साथ क्या है उस पर बात कर रहा है। तो MR इज इक्वल टू AR, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। होपफुली ये फॉर्मूला सबको पता होगा। एंड क्वेश्चन में क्योंकि हमें MR कैलकुलेट करना है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, दैट सेल्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹10, मतलब हमारे पास एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज ED दिया हुआ है। तो क्या हम MR कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। MR इज इक्वल टू AR जो कि 10 दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि 2 दिया हुआ है, -2 सबको पता है कि वो क्यों दिया रहता है, जो माइनस साइन है वो बेसिकली डिनोट करता है कि डिमांड एंड प्राइस में इनवर्स रिलेशन है, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मार्जिनल रेवेन्यू आएगा वो आएगा 5, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, फाइनल इंक्लूजन एम्स एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमेशा जो मेन मोटिव होता है ना, वो ये होता है कि जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज प्रॉपरली प्रोवाइड कर सके, सो दैट वो फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज कर सके। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इन्वेस्टर अब्रॉड, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, पुअर पीपल के लिए है, या हम कह सकते हैं लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, all the following costs are likely to decrease as a result of better quality except अगर आप अपनी क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो कौन कौन सी कॉस्ट घट जाएगी? कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन कॉस्ट घटेगी, इंस्पेक्शन कॉस्ट घटेगी, वारंटी सर्विस कॉस्ट घटेगी, बट मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं घट सकती क्योंकि मेंटेनेंस तो आपको अल्टीमेटली करना ही होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा था कि बेटर क्वालिटी से कौन सी कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स। आप देखो अगर हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो नो डाउट इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं मेथड स्टडी की एंड वर्क स्टडी की, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, according to the expectancy theory, which one of the following is a perceived probability that good performance will lead to desired outcomes? कह रहा है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परसीव्ड प्रोबेबिलिटी दैट गुड परफॉर्मेंस विल लीड टू डिजायर आउटकम्स, कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो तो नो डाउट जो आपका रिजल्ट है, जो आउटकम है वो भी एक्सपेक्टेड होगा, मतलब जो आपने पहले से प्लान किया होगा उतना ही आपको आउटकम्स मिलेगा। देखो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें एम्प्लॉयज़ बिहेव करते हैं कि स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मैनर में। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ अचीव करना होता है, उनको पता होता है कि उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसको अचीव करने के लिए ही वो वर्क करते हैं। क्लियर?
एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेंसी थ्योरी अगर हम लोग बात करें तो परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप, आप हमेशा ये चीज़ रखो ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसकी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको उतना ही अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो नो डाउट हर एम्प्लॉय अपना 100% सर्व करेगा एंड उसकी वजह से वो अपने डिजायर्ड आउटकम को भी अचीव कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, decentralization of authority is a form of ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्लानिंग मैकेनिज्म, डायरेक्शन और कंट्रोल प्रोसेस। नो डाउट अगर हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है जहां बेसिकली जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं आइदर मिडिल लेवल मैनेजर्स को और लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, Matrix organization structure is essentially a violation of the principle of unity of command, scalar chain, unity of direction और a division of labor। इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि देखो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा उनके दो बॉस होते हैं, ठीक। बट क्या यूनिटी ऑफ कमांड में ऐसा होता है? नहीं। यूनिटी ऑफ कमांड में ये होता है कि आपका हमेशा एक ही बॉस होगा, वही आपको ऑर्डर करेगा और आपको उसी का ऑर्डर फॉलो करना है। तो ये तो वॉयलेशन हुआ ना, तोड़ना हुआ। बेसिकली मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आपके दो बॉस हैं और यूनिटी ऑफ कमांड में एक बॉस है, इसीलिए ये वॉयलेट कर रहा है यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 जेनरिक स्ट्रैटेजीज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस? इसका करेक्ट आंसर है रिएक्शन, डिफेंस, अकोमोडेशन एंड प्रोएक्शन, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी बोर्ड्स भी अफेक्ट करेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट भी अफेक्ट करेगा, बट पॉलिटिकल क्लाइमेट कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। नेक्स्ट, which type of communication model stresses on the fact that communication is not just about exchanging messages but involves creation of relationships? इस मॉडल को हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें ये बेसिकली बोलता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें तो आप सिर्फ एक मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा रहे हो बल्कि एक रिलेशन भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देख लेते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी को, कॉर्पोरेशन को गवर्न करोगे, उससे रिलेटेड रूल्स, प्रोसीजर्स, लेजिस्लेशन जहां इंक्लूडेड होता है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पूछा है कि कौन सा उसका पिलर नहीं है, तो बेसिकली जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी इसका पिलर है, ट्रांसपेरेंसी भी इसका पिलर है, फेयरनेस भी है, बट इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी ये हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट नहीं मानते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज बता दें कि अगर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पिलर की बात करें तो ओवरऑल 4 पीस होते हैं, 4 पिलर्स होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, और एक जो लास्ट है वो भी मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में कंसिडर किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट, ये इसका लास्ट पिलर है। क्लियर? तो ये भी प्लीज लर्न कर लेना। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे, जैसे अगर मान लो ये एक है लेवल, देन ये दूसरा लेवल है और इनके अंडर ये तीसरा लेवल हो गया, ठीक है, ऐसे ही है, इसी तरीके से बाइफर्केशन है। तो ये इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ये इनके साथ कांटेक्ट कर सकता है, ये इनके साथ भी कांटेक्ट कर सकता है। ये कहाँ होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन में। और कम्युनिकेशन पे हमने बहुत डिटेल लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये क्वेश्चन बेसिकली तो इंग्लिश से रिलेटेड है, बट इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कहीं पे भी सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया था, बट एक ही क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ इंक्लूड इन्होंने किया भी है, और इसका करेक्ट आंसर होगा वोकिफेरस, क्योंकि स्पेलिंग इसकी होती है VOCIFEROUS। यहाँ FI दिया है बट करेक्ट स्पेलिंग थी FE। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ अ फर्म of X and Y is valued at 30,000. It is appeared in the book at rupees 12,000. Z is admitted for 1/4 shares. What amount he is supposed to bring for the goodwill? आप देखो, अगर फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की बात करें तो 30,000 है और हमारे पास एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 12,000। तो जो Z को एडमिशन के टाइम लाना होगा, कितना लाना होगा?
फर्म की गुडविल है 30,000, उसमें से ऑलरेडी 12,000 तो एग्जिस्ट कर रही है, तो बचे कितनी 18,000 और इसका 1/4 उसको ब्रिंग करना पड़ेगा जो कि आएगा 4,500 और ये ऑप्शन बी में दिया है तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन लर्न करने वाला था, करेक्ट आंसर होगा स्टोइक। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी विद इन डिमांड मैनेजमेंट? एक्टिविटी बेस्ड, बिजनेस एक्टिविटी पैटर्न्स एंड यूजर प्रोफाइल इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हु टाइज अप विद द इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, करेक्ट आंसर है सी, पे यू। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन पूछा है, विच अमंग दीज इज अ मनी मैनेजर हु इज इन्वॉल्व इन मैनेजिंग रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी कैपिटल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग बेटर रिटर्न्स। मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क लेने को भी तैयार हो और आपको बदले में अच्छा रिटर्न चाहिए, इनको हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज दैट अफेक्ट्स अ बिजनेस? एक्सटर्नल फोर्सेज पूछा है, करेक्ट आंसर होगा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस, क्योंकि ये इंटरनल है, क्लियर, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इफ एन एंटरप्रेन्योर टेक्स डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ देयर एंटरप्राइज, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकर। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुश फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? अब देखो, पुश फैक्टर की बात करें तो पुश फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा रीजन जहां आप किसी को डीमोटिवेट करते हो, ठीक है, आप उनको कह रहे हो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट मत करो एंड बिजनेस ना स्टार्ट करने के लिए आप उनको डिमोटिवेट करो, क्लियर। तो इसका सबसे जो इंपॉर्टेंट पुश फैक्टर है वो है कल्चर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? अब एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इनोवेशन, और इनोवेशन के लिए सबको पता है, हमने बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया भी है कि स्कम्पीटर इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, the initial investment of a project cost is rupees 40,000. The cash flows from the project for 4 years were 7,000, 10,000, 15,000, 10,000 respectively. The payback period for the project will be, ये क्वेश्चन भी हमने करवाया हुआ है और पेबैक पीरियड बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि ये जो आपने स्टार्टिंग में 40,000 रुपये लगाए हैं ये आप कितने साल में रिकवर कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले आप 7,000 रिकवर कर रहे हो, फिर 10,000 रिकवर कर रहे हो, फिर 15,000 रिकवर कर रहे हो, तो ओवरऑल यहाँ से आपने 32,000 की रिकवरी की और 40,000 में अगर आपने 32,000 की रिकवरी कर ली तो बचा कितना? 8,000। तो इस 10,000 में आपने 8,000 की रिकवरी की होगी, है ना। तो चौथे साल आपका जो कैश फ्लो हो रहा है वो 10,000 का हो रहा है, बट हम यहाँ 10,000 नहीं, हमें 8,000 का कैलकुलेशन देखना है। हमें ये देखना है कि ओवरऑल ये 40,000 आपने कितने टाइम में कमाया, क्लियर। तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा कैश फ्लो है वो है 7,000, 10,000, 15,000 एंड 10,000, ठीक। फिर इसको एक्यूमुलेट करके लिखते हैं, ऐड करके, ये 7,000 है, फिर सेकेंड ईयर में हमने ओवरऑल 17,000 अर्न किया, थर्ड ईयर में 32,000 अर्न किया और 4 ईयर मिला लें तो 42,000। 4 साल में इस 40,000 को लगा के हमने कितना अर्न किया है? 42,000। अब पेबैक पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं कि पहले 3 साल में 32,000 अर्न कर रहे हैं तो 3 ईयर्स प्लस 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, क्योंकि चौथे साल में हमने 10,000 कमाया, उसमें से हमें ये देखना है कि 8,000 हमने कितने टाइम में कमाया है। तो ये हो जाएगा 3 ईयर प्लस 0.8 ईयर, और हम कह सकते हैं 3.8 ईयर्स में आप अपना ये इन्वेस्टेड मनी पूरा का पूरा कवर कर पा रहे हो, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, बैंक्स नॉर्मली प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इन फॉर्म्स ऑफ विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग? किस कॉम्बिनेशन में बैंक वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है, बैंक नॉर्मली प्रोवाइड करता है? देख लेते हैं, टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की बात करें तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है फॉर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। नेक्स्ट, a manufacturing company has an expected usage of 50,000 units of a certain product during next year. The cost of processing an order is rupees 20 and the carrying cost per unit is 0.5 for 1 year. What will be the इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? देखो, हमारे पास एनुअल डिमांड दिया हुआ है 50,000 यूनिट्स का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर पूरे साल का दिया है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो हमारे पास एनुअल कंजम्पशन है वो है 50,000 यूनिट्स। और सेम पैटर्न पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने चैनल पे भी सॉल्व करवाए हैं, टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व करवाए हैं और क्लासेस में भी सॉल्व करवाए हैं। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास है रुपीज़ 20
एंड कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 0.50 रुपीज़ फॉर 1 ईयर है, मतलब पर एनम हो गया, ठीक। तो अब EOQ का फॉर्मूला क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। एनुअल कंजम्पशन है 50,000 यूनिट्स का, कैरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज़, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट है 0.50। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे ना तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी 40 लाख की, और फिर जब उसका अंडर रूट करोगे तो आएगा 2000 यूनिट्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर assumes that the rate of interest on the debt remains the same for a certain period and it increases with an increase in leverage। मतलब एक सर्टेन पीरियड तक फिक्स रहेगा और फिर जैसे जैसे आप लीवरेज बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ये है ट्रेडिशनल अप्रोच। बीटा इज अ मेजर ऑफ, बीटा बेसिकली सिस्टमैटिक रिस्क माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। ये बेसिकली क्यों यूज होता है, सो दैट स्टॉक का जो शेयर मार्केट है उसमें ओवरऑल जो स्टॉक का वोलेटिलिटी है उसको मेजर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मर्जर एंड एन एक्विजिशन? नो रियल डिफरेंस, डिफरेंस तो है। An acquisition is a merger involving a friendly or hostile takeover. In a merger, there is never any acquirer or target. A merger is a type of acquisition in which the acquirer and the target combine to become one legal entity. देखो मर्जर मतलब बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे दो कंपनीज मिलकर के एक सिंगल न्यू एंटिटी बनती है, और एक्विजिशन मतलब होता है जहाँ पे एक कंपनी अक्वायरर है और वो दूसरी टारगेट कंपनी को परचेज करे। मतलब यहाँ पे न्यू कंपनी बेसिकली नहीं बन रही है, पुरानी कंपनी न्यू कंपनी को अक्वायर कर ले रही है। बट मर्जर में ऐसा नहीं होता, मर्जर में दो कंपनी मिलकर के एक कंपनी बनती है। तो एज पर गिवन ऑप्शन जो डिफरेंस दिया है वो तो करेक्ट दिया है ना, कि मर्जर इज अ टाइप ऑफ एक्विजिशन जहाँ अक्वायरर एंड टारगेट कंबाइन करते हैं। अक्वायरर मतलब जो परचेज कर रही है और टारगेट मतलब जिसको परचेज कर रही है, वो कंबाइन करके एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं। तो यही डिफरेंस होगा, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग और ascertaining द अमाउंट ऑफ पीसी? नेट पेमेंट मेथड है, नेट एसेट मेथड है, शेयर एक्सचेंज मेथड है, बट ग्रॉस रिसीट मेथड ये पीसी के कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड टू मेक पार्टली पेड शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर? As per given option, correct answer होगा B, capital redemption reserve. Next, when debentures of ₹100 are issued for ₹95 and it is redeemable at ₹5 premium, the amount which should be debited to the loss on redemption of debenture account is, अब देखो 100 रुपये का डिबेंचर है, उसको आपने इशू किया 95 पे, तो यहाँ आपका ₹5 का लॉस हो गया। फिर आप रिडम्पशन कितने पे कर रहे हो, 5 पे, तो ये माना जाता है कि 100 का जो वैल्यू था उसका रिडम्पशन आप करो 105 पे, तो यहाँ पे भी आपका ₹5 का लॉस है। ये हम लोग डिस्काउंट में दिखाते हैं और ये लॉस में दिखाते हैं, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी हैज लेड डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग? उनके अकॉर्डिंग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 90% ऑफ द शेयर्स इशूड। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनी मस्ट बी 90% ऑफ शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉट्स द शेयर। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, असर्शन दिया है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वर सेटअप एज एन इनक्लेव सेपरेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एंड कन्वर्टेड इनटू SEZs, और रीजन है कि द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम इज कंप्लीमेंट्री टू द EPZ एंड इज इंट्रोड्यूस्ड टू इनेबल एक्सपोर्टर्स टू एंजॉय अ लिबरल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स। तो देखा जाए यहाँ असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की बात करें तो इनका सेटअप इसीलिए हुआ है, बेसिकली अगर देखा जाए तो इनको डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से अलग करने के लिए ही इनको बनाया गया है। एंड बनाने का रीज़न यही है सो दैट लोग लिबरल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स एंजॉय कर सके जो एक्सपोर्टर्स हैं। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी, कि दोनों ही करेक्ट है और रीज़न एकदम राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट, डैश इज एन ऑफिशियल रिसीट विच प्रोवाइड्स द फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स लोडेड ऑन द शिप एंड द नेम ऑफ द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। करेक्ट आंसर होगा बिल ऑफ लैडिंग। नेक्स्ट, which of the following is one of the main drivers of globalization? Population mobility, exporting, assembly operations और reduction in export। अब globalization के लिए देखें जो सबसे important driver है वो है population mobility। Next, which of these is not a market entry mode? Licensing है, importing, exporting है, overseas sales subsidiaries है, but importing कोई market entry mode नहीं है, तो correct answer होगा B।
नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड अंडर ट्रिप्स अग्रीमेंट नॉट करेक्ट? डिजाइन रजिस्ट्रेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ट्रेड सीक्रेट्स है, बेसिकली इसको हम लोग ट्रेड मार्क्स भी बोल सकते हैं, डिजाइन रजिस्ट्रेशन भी है। इसके अलावा और कई तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जिसमें कॉपीराइट आएगा, पेटेंट्स आएगा, प्लांट वेराइटीज आएगा, इंडस्ट्रियल डिजाइंस आएगा, ठीक है। बट ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर ब्रेक इवन बताना है। ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार सॉल्व करवाया हुआ है कि अगर हमसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है बट ये इन यूनिट्स नहीं, इन रुपीज नहीं पूछ करके इन यूनिट्स पूछा है, तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मेरे पास क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है? हाँ दिया है 96,000। और क्या क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी दिया है? हाँ दिया है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि हो जाएगा 20 माइनस 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 96,000, ये रुपीज़ है, और ये भी कितना हो जाएगा? ₹12। बस आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास यूनिट्स आएगी 7500 यूनिट्स, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैच करना है और ऑलरेडी इंड एस की हमने पूरी लिस्ट अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। इंड एस 1 की बात करें तो ये रिलेटेड है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इंड एस 12 रिलेटेड है इनकम टैक्सेस से, इंड एस 24 रिलेटेड है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर से एंड इंड एस 38 रिलेटेड है इंटेंजिबल एसेट से, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू डिक्रीज इन पीवी रेशियो? देखो पीवी रेशियो बेसिकली होता क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लो। इसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? तो इसके लिए ना हम कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को बता दे रहे हैं और एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि देखो पीवी रेशियो अगर आपको इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करने के लिए आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट को इंक्रीज करना होता है या अपना जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसको डिक्रीज करना होता है, क्योंकि जब आप अपने खर्चे को कम करोगे तभी तो आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा पाओगे ना। क्लियर? और क्योंकि यहाँ कंट्रीब्यूशन और सेल्स की ही बात करें, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक, तो देखो लिखा है डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट की यहाँ बात नहीं करेंगे। कह रहा है सेलिंग प्राइस बढ़ रहा है, तो जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, और क्वेश्चन में कह रहा है डिक्रीज करने के लिए, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी में भी देखो लिखा है कि सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन हमारे पास बचा, अ 5% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो नो डाउट हमने कहा अगर आपको पीवी रेशियो बढ़ाना है तो आपको वेरिएबल कॉस्ट कम करना पड़ेगा, तो उसका वाइस वर्सा होगा। यहाँ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो हमारे पास सेल्स है 100, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट है 40%, तो हो गया 40, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना आया बेटा? 60। अच्छा, अगर हम इससे पीवी रेशियो निकालें तो पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 60%। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मान लो मैथ्स पर क्वेश्चन चले कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट 5% से घट रहा है, तो मतलब सेल्स तो उतनी ही है बट वेरिएबल कॉस्ट 5% से घट गया, तो पहले 40 था, सॉरी 5% से बढ़ गया, तो पहले 40 था, अब ये 5% से अगर बढ़ेगा तो ये 42 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा वो कितना आएगा? 58। नाउ पीवी रेशियो जब हम निकालेंगे तो 58 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सेल्स तो अभी भी 100 ही है, तो हमारे पास जो पीवी रेशियो है वो क्या हुआ? पहले 60% था, अब वो डिक्रीज हो गया। तो जैसे हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा, पीवी रेशियो क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए हमने आप लोगों को इसका सीधा सीधा तरीका भी बता दिया लर्न करने वाला, और अगर लर्न नहीं करना है तो इस सीधे फॉर एग्जाम्पल से भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर पीवी रेशियो घटाना है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दो, और अगर पीवी रेशियो बढ़ाना है तो वेरिएबल कॉस्ट को घटा दो। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी। और इस पैटर्न पे भी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे कई बार क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। तो नो डाउट पेपर टफ था ये, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे और बहुत ही ईजिली सॉल्व किए जा सकते थे। नेक्स्ट, a firm's monthly cost of production is rupees 1,46,000 at an output level of 8,000 units. If it achieves an output level of 12,000 units, it will incur production cost of
1,86,000। तो क्या हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 15,000 यूनिट्स निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो 1,46,000 दिया और 1,86,000 दिया, ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। तो इस टोटल कॉस्ट को पहले तो हम बाइफरकेट कर लेते हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद फिर 15,000 यूनिट्स पे बहुत ही ईजिली कैलकुलेशन हो जाएगा। देखो ये कह रहा है कि जब हमारे पास 8,000 यूनिट्स था तो हमारा टोटल कॉस्ट था 1,46,000। जब हमारा यूनिट्स बढ़ करके 12,000 हो गया तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया 1,86,000। क्लियर? फॉर्मूला देखो क्या है, यहाँ फॉर्मूला बता देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल कॉस्ट जो कि है 40,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स जो कि है 4,000। तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे पास आ जाएगी ₹10 पर यूनिट। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। अब सबसे पहले ना हम लोग 8,000 यूनिट्स पे देखते हैं। अगर 8,000 यूनिट्स पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट है तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 80,000। तो 1,46,000 में अगर 80,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो जो बैलेंसिंग फिगर बची वो क्या हो गई? फिक्स कॉस्ट। क्लियर? ऐसे ही 12,000 पे चेक कर लेते हैं कि अगर वेरिएबल कॉस्ट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1,20,000 है, तो 1,86,000 में अगर 1,20,000 वेरिएबल कॉस्ट है तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा? अगेन 66,000। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज होती है? क्या नहीं होती है। तो फिक्स कॉस्ट तो कंसिस्टेंट ही रहेगी 66,000, बट हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज़। क्लियर? अब क्या हम 15,000 यूनिट्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं? बहुत आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इस पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर यूनिट जो कि आएगा 1,50,000। और क्या हमें हमारा फिक्स कॉस्ट पता है? हाँ पता है। फिक्स कॉस्ट हर एक लेवल पे कितना है बेटा? 66,000। तो हमारे पास हमारी टोटल कॉस्ट आ गई जो कि आई 2,16,000 और ये हमारे पास गिवन है ऑप्शन ए में। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statements are true with regard to budgetary control? Budgetary control is concerned with control of cost. Yes. It emphasizes on the level of cost not to be exceeded. Yes. It may be expressed both in qualitative and monetary measures. No. क्योंकि अगर हम लोग budgetary control की बात करें ना तो basically ये क्यों यूज होता है? So that आप cost क्या आपकी कैलकुलेट होगी, मतलब आपकी क्या कॉस्ट होने वाली है उसको आप कैलकुलेट करके कंट्रोल कर सको। तो वो जब तक क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं होगी, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होगी, आप कैसे समझोगे? क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर होगी तो आप उसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन थर्ड गलत है। इट एम्फसाइजेस ऑन पॉलिसी डिटर्मिनेशन अचीवमेंट ऑफ गोल्स। यस, क्योंकि अगर आपकी कॉस्ट कंट्रोल आप कर पाओगे तो आप प्रॉपरली अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाओगे। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ये स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट फॉर अ रिग्रेशन मॉडल, देखो मेरे पास BXY BYX दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यहाँ रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं है, मिस प्रिंटिंग है। इनको ये पूछना चाहिए था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपने सेकंड चैनल पे कराया हुआ है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब RXY, और ये क्या होता है? ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज BXY मल्टीप्लाई बाय BYX। मेरे पास इन दोनों की ही वैल्यू दी हुई है, बट क्योंकि नेगेटिव में दी हुई और प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब ये दोनों अगर नेगेटिव है तो ये भी दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो हम अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हो जाएगा -√0.32 और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5656 जो कि नेगेटिव में होगा। और नेगेटिव में क्यों होगा? क्योंकि BXY एंड BYX दोनों ही नेगेटिव में है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हमारे पास असर्शन दिया है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट विल नॉट चेंज इफ द वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट। ये तो गलत है ना, क्योंकि अगर आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज BXY एंड BYX चेंज होगा। And regression coefficient show no change if the sum constant is added or subtracted from the values। देखो ये चीज़ ठीक है कि अगर आप किसी वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू को ऐड या लेस करते हो तब तो उससे हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट चेंज नहीं होता, बट अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो उससे चेंज होता है। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी कि ए इज रॉन्ग, मतलब असर्शन रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है। नेक्स्ट,
आप देखो ये दोनों क्वेश्चन भी हमने बहुत बार अपने चैनल पे सॉल्व करवाया हुआ है. फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मोड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मीडियन दिया हुआ है, और ये हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूड किया था, क्लासेस में भी इंक्लूड किया, हर जगह ये क्वेश्चन अवेलेबल है. देखो मोड का जो फॉर्मूला है मतलब मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में वो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन. ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में मोड दिया हुआ है 10, मेरे पास क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 20, बट मेरे पास क्वेश्चन में मीन नहीं दिया हुआ है. तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 60 माइनस 2 मीन, और हम कह सकते हैं 2 मीन इज इक्वल टू 50, और मीन की फाइनल वैल्यू आएगी 25, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दी है. नेक्स्ट, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3, आपको वेरिएंस निकालना है. क्या निकाल सकते हैं? हाँ, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है ये हम मानेंगे कि x का है, और ये मान लो कि y इज इक्वल टू गिवन है 20 माइनस 2x. सिंपली यहाँ पे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू मान लो 20 माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन x. अब प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन y, और यहाँ हम क्या कंसिडर करेंगे? मॉड माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन x, क्योंकि ओरिजिन को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते हैं. मॉड ओपन होने पे ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और स्टैंडर्ड डेविएशन x की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 3. तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू आ गई 6. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन y मांगा था? नहीं, हमसे वेरिएंस मांगा है. तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 6 है तो वेरिएंस ऑफ y क्या हो जाएगा? जस्ट इसका स्क्वायर, जो कि आएगा 36. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट, विच इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल मेथड इन फोरकास्टिंग. ट्रेंड एनालिसिस है, रिग्रेशन मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, बट कंज्यूमर सर्वे ये फोरकास्टिंग के लिए मेथड नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा बी. In which one of the following methods of performance appraisal predetermined percentage of rates are placed in various performance categories? इसका करेक्ट आंसर होगा forced distribution method. लर्न करने वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट, which one of the following is ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? कमिटी असाइनमेंट, कोचिंग, जॉब रोटेशन, वेस्टिबल ट्रेनिंग. करेक्ट आंसर होगा डी. देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं. इस पे ना हम बहुत जल्दी एक डिटेल लेक्चर अपलोड करेंगे. नेक्स्ट, हमारे पास 2 स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है कि करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज अ वन टाइम प्रोसेस टू हेल्प एन एम्प्लॉय टू मैनेज हिज और हर वर्क. नो, अगर करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. करियर प्लानिंग इज अ डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स, प्लान डिप्लॉयमेंट एंड रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द टैलेंट्स. यस, इसमें देखा जाए तो बेसिकली हम लोग टैलेंट को ही ढूंढ करके लाते हैं ना. तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, a company XYZ employs a competent and experienced person of their rival company ABC by offering him an attractive pay package and other benefits. इस प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं पोचिंग, जो कि ऑप्शन सी में दिया है. नेक्स्ट, dash refers to a set of distinguishing human psychological traits that lead to relatively consistent and enduring responses to environmental stimuli. Personality, ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ रेटिंग एजेंसी. केयर है, क्रिसल है, इकरा है, बट एनबीए ये कोई रेटिंग एजेंसी नहीं है. तो करेक्ट आंसर होगा सी. बैंकर सेल ऑफ अ मॉर्टगेज पोर्टफोलियो बाय सेटिंग अप अ मॉर्टगेज पास थ्रू सिक्योरिटीज. ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है? सिक्योरिटाइजेशन का. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, हमारे पास टाइप ऑफ इंश्योरेंस दिया हुआ है और उनके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आपको मैच करना है. देखो सोशल वेलफेयर इंश्योरेंस की बात करें तो ये फंडेड होता है बाय टैक्स. देन मॉर्टगेज इंश्योरेंस, ये एक ऐसा इंश्योरेंस है जहाँ पे बोरोअर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कई बार करके पेमेंट कर सकता है. मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो ये गुड फेथ पे बेस्ड होता है. एंड फायर इंश्योरेंस में बेसिकली ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते. तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, what is the term for the act of getting individuals to behave in ways that are acceptable to a group? इसको हम कहते हैं socialization. Next, it refers to the right of the insurer to stand in the place of the insured after the settlement of a claim to the extent privilege of insured in regard of recovery from elective sources included. और ये basically कौन सा principle insurance का subrogation, जो कि option B में दिया है. Next, an investment in equity of Indian companies through stock exchanges in India. इसको हम क्या कहते हैं? FII. Which of the following sector is not open for 100% foreign direct investment? Coal, oil refining, power plant, एयरपोर्ट डेवलपमेंट. देखो कोल में तो है 100%, ऑयल रिफाइनिंग में भी है, पावर प्लांट में भी है, बट एयरपोर्ट डेवलपमेंट का हम कंफर्म नहीं है. और इस क्वेश्चन के लिए ओवरऑल हम कंफर्म नहीं, इसलिए क्वेश्चन कट कर दे रहे हैं. अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना.
नेक्स्ट, सेट ऑफ आइडियाज दैट कॉन्स्टिट्यूट वंस गोल्स, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्शंस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आइडियोलॉजी। नेक्स्ट, in which of the following method exporter will receive the payment only when the goods has been sold by the importer? जब importer goods बेच देता है उसके बाद exporter को पैसा मिलता है। कैश इन एडवांस, डॉक्यूमेंट कलेक्शन, लेटर ऑफ क्रेडिट और कंसाइनमेंट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसाइनमेंट। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, what duties are imposed on imported goods to offset the negative impact of subsidies provided in the country of their origin? ऐसे ड्यूटीज को हम कहते हैं काउंटर वैलिंग ड्यूटीज। ये हमारे पास ओवरऑल 100 MCQs थे जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो कि बिल्कुल न्यू है, फ्रेश हैं और कंप्लीटली वो थ्योरेटिकल बेस्ड है। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।